नमस्कार, फ्लैश न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। अगले आधे घंटे में आपके लिए तेज रफ्तार खबरें, देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका आपके साथ है सीधा सरोकार। तो आइए शुरू करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा। चुनाव आयोग ने किया बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान। बिहार में कुल 5 चरणों में होंगे चुनाव। 12 अक्टूबर को पहला चरण, 16 को दूसरा, 28 अक्टूबर को होगा तीसरा चरण, 1 नवंबर को चौथे चरण का मतदान और 5 नवंबर को 5वें दौर के लिए डाले जाएंगे वोट। वोटों की गिनती 8 नवंबर को। There are 243 assembly constituencies, out of which 38 are scheduled caste constituencies and 2 are scheduled tribe constituencies. The total number of electorate in Bihar state is 6.68 crores. चुनाव के ऐलान के बाद नीतीश कुमार ने कहा, पिछले 2 टर्म में जो काम किया है उस पर फैसला करेगी जनता। अब इतना दिन से काम कर रहे हैं तो जो काम किया है, जो लोग काम से संतुष्ट हैं, वोट देंगे और उसी आधार पर जाएंगे, अपने काम के आधार पर लोगों के बीच में जाएंगे। चुनाव के ऐलान के बाद लालू ने कहा, ये चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं, एक तरह से पूरे देश का चुनाव। भाजपा को चुनौती देने के लिए आरजेडी ने की पूरी तैयारी। बिहार का चुनाव नहीं है, यह देश का चुनाव है। इंतजार था इसी घड़ी का और इस लड़ाई में पूरी तरह से हम लोग पराजित करेंगे भाजपा और उनके सहयोगी दलों को। केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने जमुई में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर निशाना साधा। लालू को सबसे बड़ा स्वार्थी बताया। लालू प्रसाद यादव जी सबसे बड़े स्वार्थी हैं और इनको अपने से आगे दिखाई नहीं देता किसी को। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी ने जनता परिवार का गठन करने का काम किया था और अहम भूमिका अदा किया था, आज पुनः एक बार धोखा खाए वो लालू जी से। लालू यादव के बचाव में उतरे तेजस्वी यादव। कहा, लालू नहीं करते हैं परिवारवाद। लालू जी को अगर परिवार की चिंता होती तो हम भी चिराग पासवान जी जैसे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होते, जो कि हम लगातार 5 साल से पार्टी के लिए हम लोगों ने काम करने का काम किया। अब बिना कोई पद के हम लोग पार्टी को और युवा साथियों को जोड़ने का हम लोगों ने काम किया, मजबूती देने का काम किया। अगर रामकृपाल जी यदुवंशियों का इस तरह से अगर बयान देते हैं तो क्या ये जातिवाद नहीं है? बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर मचे घमासान के बीच एनडीए नेताओं की अहम बैठक हुई। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान, बीजेपी नेता और बिहार के प्रभारी अनंत कुमार से की मुलाकात। उनके बाद हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के नेता जीतन राम रांझी भी अनंत कुमार से मिले। देखिए, कोई एनडीए में विवाद नहीं है। एनडीए एकजुट है, इकट्ठा है। भाजपा, लोजपा, रालोसपा और हम पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हम सबका मकसद एक है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की सरकार को सत्ता से बेदखल करना और नीतीश जी के और लालू जी के साये से बिहार को अलग रखना। नेपाली मूल की एक महिला और उसकी बेटी के साथ बलात्कार के आरोप में गुड़गांव पुलिस ने सऊदी अरब के एक डिप्लोमेट और साथियों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। आरोप है कि डिप्लोमेट और उसके दोस्तों ने नेपाली मूल की दोनों महिलाओं को बंधक बनाया और उनके साथ बलात्कार किया। गुड़गांव पुलिस ने एक एनजीओ की शिकायत पर सोमवार की रात को गुड़गांव के डीएलएफ फेज 2 के पॉश अपार्टमेंट पर छापा मारकर दोनों महिलाओं को मुक्त कराया। नेपाल के राजदूत दीप उपाध्याय ने घटना का पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच चल रही है।
भारत खास करके सरकार से भी ज्यादा प्रहरी से अब सहयोग मिला है, FIR दर्ज हुआ है। वो लोग दे आर इन इन्वेस्टिगेशन के बाद में जैसा स्थिति देखने में आएगा सामने, उस तरीके से फिर आवश्यकता के अनुसार से भारत सरकार से भी बात करेगी। कांग्रेस ने इस घटना को घिनौना और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मनीष तिवारी ने कहा कि उन्होंने कितनी भी इम्यूनिटी क्यों न हो, इतना घिनौना काम करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। वहीं एनसीपी ने विदेश मंत्रालय के इस मामले में दखल देने की मांग की है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और घिनौनी बात है, और अगर ये जो दूत है इसकी कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, उसे तुरंत रद्द कर देना चाहिए। अगर उस किसी व्यक्ति ने ऐसा घिनौना काम किया है, वो किसी मुल्क का दूत ही क्यों ना हो, उस दूत का भूत बनाया जाना चाहिए। जो डिप्लोमेटिक कानून है डिप्लोमेट्स के लिए, वो तो हर जगह लागू होता है, उसको हम लोग ये नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि कानून अपना काम करेगा और विदेश मंत्रालय इस पर गंभीरता से कदम उठाएगा और सऊदी अरब सरकार को बताएगा कि इस तरह से अगर उनके डिप्लोमेट ने किया है तो ये बहुत ही गलत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज से अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर। सोनिया ने आज जिला पंचायत भवन में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मूर्ति का अनावरण किया, साथ ही जिला सतर्कता समिति की बैठक में लिया हिस्सा। पैरामिलिट्री फोर्सेस में अब महिलाओं के लिए मिलेगा 33% आरक्षण। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने CISF के ग्रेजुएशन समारोह में की घोषणा। CISF में अभी से 5% महिलाएं, अगले कुछ सालों में CISF में महिलाओं की तादाद बढ़कर होगी 1/3। LOC पर तनाव के बीच पाकिस्तान रेंजर्स का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 4 दिन की यात्रा पर पहुंचा। दिल्ली BSF अधिकारियों से होगी मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल में पाकिस्तान रेंजर्स के DG मेजर जनरल उमर फारूक सहित 15 सदस्य शामिल हैं, जबकि BSF के 23 सदस्यीय दल की अगुवाई DG DK पाठक करेंगे। 2 साल में एक बार होने वाली इस मीटिंग से किसी को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं। एक तरफ बात पाकिस्तान के बीच DG लेवल की बातचीत होनी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए ढूंढा है नया तरीका। भारत के बॉर्डर इलाकों के जल स्रोतों को दूषित कर भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाने की फिराक में पाकिस्तान। राजस्थान के बॉर्डर के जलाशयों में जहरीला पदार्थ मिला सकता है पाक। जानकारी मिलने के बाद सरहद से सटे गांवों में जलाशयों की सुरक्षा बढ़ी। अयोध्या के मंदिरों पर मंडरा रहा है आतंक का साया। IB की रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर अब मंदिरों को निशाना बनाने की फिराक में। रिपोर्ट के बाद अयोध्या में हाई अलर्ट जारी। पुलिस ने की सुरक्षा व्यवस्था सख्त। पुलिस कर रही है हर संदिग्ध से पूछताछ। अयोध्या और फैजाबाद ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए शहर हैं। इनकी सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। RGB की अपनी पूरी अलग एक सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें हम लोगों के पास 14 कंपनी PAC और CRPF 6 कंपनी लगी हुई है, उसके अधिकारी अलग से हैं। इस अलर्ट के जारी होने के बाद इन दोनों शहरों में चौकसी बढ़ा दी गई है। जो हमारे संवेदनशील स्थान है उसका लगातार भ्रमण कराया जा रहा है। कल ही हटाए गए पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया नहीं करेंगे शीना मर्डर केस की जांच। सूत्रों के मुताबिक सरकार के फैसले से नाराज चल रहे मारिया इस केस की जांच में शामिल नहीं होंगे। मारिया के पास इस केस से जुड़े आदेश की कॉपी भी अब तक नहीं पहुंची। राकेश मारिया करीबी आरोप लगा रहे हैं कि एक IPS लॉबी उनके खिलाफ काम कर रही है, जिसकी वजह से ये तबादला हुआ है। भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू होने से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने दिया विवादित बयान। VK सिंह ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि हिंदी सम्मेलन में अब तक कई ऐसे साहित्यकार आते थे जो बस खाते, शराब पीते और आलेख पढ़कर चले जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सिंह के बयान पर साहित्यकारों ने जताई नाराजगी। कहा यह साहित्यकारों का अपमान। कई लोगों को लग रहा होगा कि हम तो पहले जाते थे, वहां पे खाते पीते थे, दारू पीते थे, अपने आलेख पढ़ते थे, अपने कविता पढ़ते थे। वो नहीं है आपके पास। इसको एक नया रूप दिया गया है। इसको ऐसा रूप दिया गया है जिससे आगे आने वाले दिनों में हिंदी भाषा का साहित्य भी अच्छा हो, हिंदी भाषा का भी प्रसार हो, हिंदी भाषा का भी विस्तार हो। इंदौर की दिल दहला देने वाली घटना। एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों की हत्या करने के बाद खुद को भी लगाई फांसी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखे सुसाइड नोट में महिला ने लगाया पति पर दहेज प्रताड़ना का आरोप। सुसाइड नोट में महिला ने लिखा काफी समय तक बर्दाश्त करने के बाद अब वो अपने बच्चों के साथ दे रही है जान। इस खौफनाक कदम के लिए उसके पति समेत सुरक्षा ससुराल पक्ष के कई लोगों को ठहराया जिम्मेदार।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आवारा बाइक सवारों को पकड़ना पुलिस के लिए एक सिपाही को पड़ा महंगा। रोकने पर बाइक से आवारागर्दी कर रहे लड़कों ने पुलिस वाले पर किया हमला। एक लड़के ने खुद को छुड़ाने के लिए सिपाही की नाक को अपने दांतों से काट लिया। जब इनको पुलिस कस्टडी में ले रहे थे तो इन आरोपियों ने आरक्षक लक्ष्मी के साथ में मारपीट की और उसकी नाक पर काट लिया। हमने इन तीनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। दो की हमने अरेस्टिंग कर ली है और उनका पुलिस रिमांड लिया है। राजस्थान में सूखे का खतरा। बारिश न होने से दलहन तिलहन और अनाज की फसलें जलकर चौपट होने की कगार पर। सबसे ज्यादा नुकसान दलहन की फसल को ओलावृष्टि से पहले तबाह। किसानों को अब सूखे की आहट से बर्बादी का डर। खुद राजस्थान सरकार की उम्मीद मानसून के आखिरी दिनों पर टिकी। सरकार का मानना है कि राज्य में 66% फसल हो सकती है तबाह। आज कैबिनेट मीटिंग में किए गए कई अहम फैसले। महंगाई भत्ते में हुई 6% की बढ़ोतरी। महंगाई भत्ता 113% से बढ़कर 119% हुआ। सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को फायदा। कैबिनेट ने आज गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम और गोल्ड बॉन्ड को भी दी मंजूरी। इस फैसले के बाद घर में रखा सोना भी आपकी कमाई करवा पाएगा। सोने की ईंट, बार, सिक्के और डिपॉजिट पर मिलेगा ब्याज। घर पे व्यर्थ रखना जो ना आपके काम आए ना किसी देश के काम आए, तो अगर इसको बैंकिंग सिस्टम में डाल दिया जाता है तो रिडेम्पशन के टाइम आपको गोल्ड की कीमत भी मिल सकती है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है तो गोल्ड भी वापस मिल सकता है और उसके ऊपर जो ब्याज दर तय होगी वो ब्याज भी आपको मिल जाएगा। एक्चुअल सोना खरीदने की आवश्यकता नहीं है। गोल्ड बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं और ये जो गोल्ड बॉन्ड्स होंगे ये 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम इस तरह के वेट के होते हैं। दे विल बी रिलेटेबल टू द वेट ऑफ गोल्ड। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर किया गया महत्वपूर्ण योजना का ऐलान। गुजरात और तमिलनाडु के तट पर 1.5 लाख मेगावाट से ज्यादा ऑफशोर विंड एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा। गुजरात का जो कोस्ट लाइन है उसके बाहर अगर ऑफशोर विंड एनर्जी को प्रोत्साहित करते हैं तो 1,06,000 मेगावाट की संभावना है बिजली उत्पादन करने की। इसी तरीके से तमिलनाडु के बाहर कोस्ट लाइन पे जब असेस किया तो 60,000 से भी अधिक मेगावाट की कैपेसिटी ऑफशोर विंड की पाई गई। एक पायनियरिंग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एक और पायनियरिंग स्टेप भारत लेने जा रही है। स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग को लेकर नई पॉलिसी को भी मिली कैबिनेट की मंजूरी। अब टेलीकॉम कंपनियां कर पाएंगी स्पेक्ट्रम की ट्रेडिंग। स्पेक्ट्रम मिलने के 2 साल बाद कर ट्रेडिंग कर पाएंगी कंपनियां। स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के लिए कंपनियों को चुकानी होगी ट्रेडिंग फीस। और स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग की पॉलिसी को आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। स्पेक्ट्रम ओनरशिप भारत सरकार की होती है। हम ऑपरेटर्स को ऑक्शन में उसको राइट ऑफ यूज देते हैं। दैट राइट ऑफ यूज टुडे ही कैन ट्रेड विथ समवन एल्स। इफ इट इज एन ऑक्शन फिक्स्ड स्पेक्ट्रम यू कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर ट्रेडिंग। जो खरीदेगा उसको 1% ट्रेडिंग फी देनी पड़ेगी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने कंपनियों को 1 महीने के अंदर कॉल ड्रॉप पर लगाम लगाने की दी चेतावनी। ट्राई चेयरमैन आरएस शर्मा ने कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों के साथ की बैठक। ट्राई चेयरमैन आरएस शर्मा के मुताबिक तकरीबन सभी कंपनियां कॉल ड्रॉप के पैमाने पर फेल। That the call drop problem is a very serious problem, and especially the survey which we had done of Delhi and Mumbai, the drive test. We apprised them of the results of those drive tests, and it is very clear from those results that except 1 or maybe 2 operators, everybody was falling short of the prescribed standards. अच्छे ग्लोबल संकेतों और कैबिनेट के अहम फैसलों के दम पर आज लगातार दूसरे दिन बाजार में दिखा दम। सेंसेक्स ने आज फिर 400 पॉइंट की तेजी दिखाई तो वहीं निफ्टी 7,800 के पार पहुंचा। बाजार की रैली में मिड कैप शेयरों ने भी खूब भरा जोश। मिड कैप इंडेक्स 2% चढ़ा।
मेटल ऑटो निजी बैंक के शेयरों में दिखी अच्छी खासी बढ़त। सरकारी बैंक, सीमेंट और ऑयल एंड गैस शेयरों ने भी दिखाई तेजी। कैबिनेट के फैसले के बाद टेलीकॉम और ज्वेलरी कंपनियों के शेयर भी चमके। मिड कैप और स्मॉल कैप सभी में दिखी खरीदारी। इन्फोसिस और वेदांता के शेयरों में करीब 3.5% की बढ़त। हिंडाल्को, एक्सिस बैंक 2.5% की बढ़त के साथ हुए बंद। एनएमडीसी, एनटीपीसी और एशियन पेंट्स जैसे दिग्गज शेयर भी उछले। स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग की मंजूरी के बाद भारतीय एयरटेल, आइडिया और रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे शेयरों में खरीदारी। केंद्र सरकार ने जीएसटी बिल को पास कराने के लिए संसद के मानसून सत्र को दोबारा बुलाने का इरादा छोड़ा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा सरकार राष्ट्रपति से मानसून सत्र के सत्रावसान की मांग करेगी। साथ ही उन्होंने एक बार फिर जोर दिया कि मोदी सरकार जीएसटी कानून पास कराने के लिए उठाएगी हर संभव कदम। सरकार के फैसले के बाद 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू होने की उम्मीद अब लगभग खत्म। हम लोगों का प्रयास चलता रहेगा। अगर स्थिति में कोई परिवर्तन आता है तो मंत्रिपरिषद उस पर फिर एक बार पुनः विचार करेगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद की जो कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, उसने आज ये निर्णय किया कि राष्ट्रपति जी को फरोख्त करने की सिफारिश की जाए। जीएसटी न पास होने से उद्योग जगत निराश। बजाज ग्रुप के चेयरमैन राहुल बजाज ने कहा देश के लिए अहम है जीएसटी बिल को पास कराने के लिए सरकार और विपक्ष एक साथ आए। जीएसटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंड बिल भी, पर देखिए समझना यह है दोनों बिल के बिना 67 साल से हम जिंदा है, इंडस्ट्री जिंदा है, ये नहीं कि मर गए। पर इसका ये मतलब नहीं कि नहीं करना चाहिए। ग्लोबली कंपेरेटिव होने के लिए ये बहुत जरूरी है और इसी के लिए गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन पार्टी स्पेशली कांग्रेस मस्ट कम टुगेदर। स्टील पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का रास्ता साफ। सेफगार्ड डीजी ने स्टील पर 20% सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की सिफारिश की। हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट, नॉन एलॉय स्टील पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की सिफारिश। 200 दिन के लिए 20% सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी। वित्त मंत्रालय जल्द ही जारी करेगा नोटिफिकेशन। यूएस ओपन में सानिया एंगस की जोड़ी महिला डबल्स के फाइनल में बहन वीनस को हराकर सेरेना महिला सिंगल्स के आखिरी 4 में पहुंची। ईरान के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालीफायर मुकाबले में भारत की करारी हार। 3 गोलों से मात के साथ ग्रुप में हार की हैट्रिक। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर ब्रेट हेडिन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। हेडिन के मुताबिक वो परिवार को ज्यादा समय देना चाहते हैं। वनडे से हेडिन पहले ही संन्यास ले चुके हैं। Bangladesh change one thing. So to come to the decision today was easy. I think I'd come to the realisation probably after Lords, I lost that fight to continue. I was all about trying to make myself the best cricketer I could be every time I walked out in the training paddock, and I probably lost that hunger from there. So to finish today is an easy decision. बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू 3 दिवसीय मैच के लिए शिखर धवन को इंडिया ए टीम का कप्तान बनाया गया। उन्मुख चंद वनडे टीम की कमान संभालेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने 93 रन से जीत हासिल की। इस जीत के बावजूद 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 1-2 से पीछे। यमन में तेल तस्करों पर अरब की फौज का हमला। इस हमले में मारे गए 20 भारतीय। यमन के हुदैदाह बंदरगाह पर सऊदी अरब की फौज ने किया था ऑपरेशन। विदेश मंत्रालय मामले की जानकारी जुटाने में लगा। अमेरिका के लास वेगास में टला भयानक हादसा। रनवे से उड़ते ही विमान के इंजन में लग गई आग। पायलट की सूझबूझ से बचाई गई लोगों की जान। लीडिंग अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स ने जारी की एशिया के सबसे उदार बिजनेसमैन की लिस्ट। इस लिस्ट में 7 भारतीयों के नाम शामिल। लिस्ट में केरल के सनी वारके टॉप पर, वहीं इन्फोसिस के सह संस्थापक सेनापति गोपालकृष्णन, नंदन नीलेकणी, एसडी शिबुलाल और नारायण मूर्ति के बेटे रोहन भी इस सूची में। इसके अलावा सूची में 2 अन्य भारतीय सुरेश रामाकृष्णन और महेश रामाकृष्णन के भी नाम। नीरज पांडे की फिल्म रुस्तम में नजर आएंगे अक्षय कुमार। दिसंबर में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। अक्षय इससे पहले फिल्म बेबी और स्पेशल 26 जैसी फिल्मों में भी कर चुके हैं नीरज के साथ काम।
फिल्म माजी में माउंटेन मैन का किरदार जीने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब बनेंगे शेफ। सिद्दीकी को एक फिल्म में अवार्ड विनिंग शेफ विकास खन्ना का किरदार किया गया है ऑफर। वेलकम बैक के बाद अनीस बज़मी बनाएंगे आंखों का सीक्वल। 2002 में आई फिल्म आंखों में अमिताभ बच्चन ने निभाया था लीड रोल। सीक्वल में भी अमिताभ बच्चन दिखेंगे 3 नेत्रहीनों के साथ, मगर इस बार साथ नहीं होंगे अक्षय कुमार, अर्जुन रामपाल और परेश रावल। बिग बॉस में कंटेस्टेंट के तौर पर दिखने की खबर पर बिफरी राधे मां। बिग बॉस पर ठोका मानहानि का दावा। राधे मां की तरफ से आए बयान के मुताबिक नहीं मिला उन्हें ऐसा कोई ऑफर, ना ही बनना चाहती है ऐसे किसी शो का हिस्सा।